किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा आसान हो सके। तो आइए आपको बता दें कि अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम किन विषयों पर जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं। तो अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम जो विषयों पर जानकारी हासिल करने वाले हैं वो है श्री अन्न की खेती, और साथ ही हम जानकारियां हासिल करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं श्री अन्न की खेती के बारे में और प्राकृतिक खेती के बारे में। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं, जो कि है 1800113060, 1800113061। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बंद रखना है, जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछें। अब आइए आपको बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके जरिए भी आप अपने प्रश्न सीधे हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में भेज सकते हैं विषय से संबंधित। अगर आप ईमेल के जरिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, hellokisan2015@gmail.com, यह है हमारा ईमेल आईडी। और अब आइए हमारे स्टूडियो में मौजूद जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमें श्री अन्न की खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामस्वरूप बाना जी, और इसके साथ ही हमारे साथ प्राकृतिक खेती के संबंध में जो ज़्यादा जानकारी देंगे वो हैं डॉक्टर कुंदन कुमार जी। तो डॉक्टर बाना और डॉक्टर कुंदन, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आइए कार्यक्रम में चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आइए रुक करते हैं डॉक्टर बाना का। डॉक्टर बाना, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि श्री अन्न की खेती या कहें मिलेट्स की खेती, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी जो है वो आजकल हमारे किसानों को दिया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो मिलेट्स की खेती करें, श्री अन्न की खेती करें। तो श्री अन्न की खेती करने से आखिर लाभ क्या है? अगर हम बात करें श्री अन्न की, तो 60 की दशक में जो हरित क्रांति आई थी उसके पश्चात गेहूं और चावल ने काफ़ी बड़े क्षेत्र में एरिया में प्रगति हुई है, और हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें हमने उल्लेखनीय वृद्धि की है। परंतु जो हमारे पुराने अनाज थे, जो जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गई, जिनको हम मोटे अनाज या कद्दन फसलें बोलते थे, उनको श्री अन्न भी कहा जाने लगा है, तो उनको कहीं ना कहीं हमने पीछे छोड़ दिया था। और जबकि उनकी गुणवत्ता देखी जाए तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वो बहुत अच्छी और एक भविष्य की फसलें हो सकती है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा दे सकती है बल्कि पोषण सुरक्षा भी देने वाली है। अगर एक देश के रूप में देखें तो हमने खाद्य सुरक्षा में कई सारे आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और बड़े बड़े माइलस्टोन बड़े पैमाने पर हमने अचीव किए हैं। परंतु जो पोषण सुरक्षा की जब बात आती है तो उसमें हमें ज़्यादा पोषण वाले जो अनाज हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, रागी हो गई, ज्वार हो गई, इनमें ऐसे पोषक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन है, कैल्शियम है, जो खनिज लवण है, आयरन है, जिंक है, तो ये पोषण से भरपूर अनाज हैं। और ये कम बरसात में, कम पानी में और कम मृदा उर्वरता वाली जो दशाएं हैं उनमें भी इनका अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो किसानों की जो विपरीत परिस्थितियां किसान झेल रहा है, मौसम की मार झेल रहा है, उनमें ये फसलें एक वरदान साबित हो सकती है। और किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की जो आर्थिक दशा है उसको सुधार करने के साथ साथ ये पोषण और जो पशु पोषण है उसमें भी काफ़ी अच्छा योगदान दे सकते हैं। जी बिल्कुल, और श्री अन्न की खेती के संबंध में आपसे आगे भी ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करेंगे कि किस तरीके से किसान इसकी खेती कर सकते हैं, कितनी लागत आती है, किस तरीके से आर्थिक मुनाफा जो है वो इससे हासिल किया जा सकता है, और कैसे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए किस तरीके से लाभकारी है। ये तमाम बातें आपसे ज़रूर जानेंगे। पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। श्री अन्न की खेती
श्री अन्न को ही मोटा अनाज भी कहा जाता है। श्री अन्न में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांबा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। श्री अन्न की खेती कम वर्षा वाले इलाकों में की जाती है। खास बात यह है कि इन फसलों में सूखा सहन करने की क्षमता होती है। श्री अन्न की खेती करने के लिए उर्वरकों और खाद की भी काफी कम जरूरत पड़ती है, जिससे लागत कम होती है। इसलिए श्री अन्न की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होती है। बुआई की बात करें तो रागी बोने के लिए 10 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहते हैं, जबकि कोदो बोने के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। रागी बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। वहीं कोदो बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बात अगर किस्मों की करें तो रागी की फुले कसारी KOPN 942 किस्म महाराष्ट्र में लगाने के लिए अच्छी है। रागी की बिरसा मारुआ 3 किस्म झारखंड में लगाने के लिए बेहतर है। GN 8 किस्म गुजरात में लगाने के लिए और बेगवती VR 929 सभी राज्यों में लगाने के लिए अच्छी किस्म है। कोदो की दाहोद कोदो ब्लॉइट 2 किस्म आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में लगाने के लिए बेहतर है, जबकि कोदो की RK 390 25 सभी राज्यों में लगा सकते हैं। कुटकी की बात करें तो इसकी BL 6 किस्म सभी राज्यों में लगाने के लिए बेहतर है, जबकि GB 2 किस्म गुजरात में लगाने के लिए अच्छी है। श्री अन्न में कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि श्री अन्न हमारी सेहत के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही किसानों के लिए भी अच्छा मुनाफा कमाने का जरिया भी है। तो जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि किसानों के लिए श्री अन्न की खेती से मुनाफा भी जो है वो कमाया जा सकता है। हमारे जो किसान हैं इससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और श्री अन्न की खेती किस तरीके से आप कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी फसलें जो है वो आती हैं, किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, कैसे फसल की देखभाल करनी चाहिए, कैसे आप इसका बाजार जो है वो तय कर सकते हैं, इससे इसका प्रसंस्करण करके कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे डॉक्टर बाना से। लेकिन आइए अब यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुंदन का। डॉक्टर कुंदन, आपके साथ जैसे आज हम जो विषय है उस पर चर्चा करने वाले हैं प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। प्राकृतिक खेती किस तरीके से हो सकती है और इसके क्या क्या लाभ हैं। जैसे आज के समय में जो हमारे किसान हैं उनके खेतों की दशा अगर हम देखें तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो नष्ट होती जा रही है, पानी का जल स्तर जो है वो काफ़ी घट चुका है। तो क्या प्राकृतिक खेती करने से इन तमाम ये जो खराबी आ रही है हमारी खेती में या कहें हमारे पर्यावरण में, क्या इसमें कोई सुधार लाया जा सकता है? जैसा कि मैडम आपने ये आज का जो ये टॉपिक है प्राकृतिक खेती और नेचुरल फार्मिंग, तो जैसे ही हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसको हम बोलते ही हैं केमिकल फ्री एंड लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग। तो हम जो भी जब खेती शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ये प्राकृतिक तरीके से ही, जहाँ पे हम किसी तरह का कोई रसायन का उपयोग नहीं करेंगे, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जो भी केमिकल के साथ में जो भी चीज़ें बनी है उसका अपने खेती करने के लिए हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ हम अपने लाइव स्टॉक को एनिमल को इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जो है एनिमल जो रिसोर्सेस है हमारे पास, जो हमारे प्रत्येक किसान जो है अपने घर में वो पशुधन रखते हैं। तो पशुधन रखने से होता क्या है कि उनसे जो गोबर वगैरह मिलता है तो इससे उसका उपयोग कंपोस्ट बनाने में भी करते हैं, जिससे मृदा शक्ति बढ़ती है। तो जैसे हम ये प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो क्यों इसकी ज़रूरत आ पड़ी है कि हम फिर से प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये केमिकल के साथ बहुत दिनों तक खेती किए और उसकी भी ज़रूरत थी। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग को ये केमिकल फ्री खेती करना है, इसके लिए हमें अपनी मृदा शक्ति को बचाने के लिए और ह्यूमन हेल्थ को बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपनी मृदा शक्ति को भी बचा सकें और ह्यूमन हेल्थ को भी बचा सकें। बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती के संबंध में भी आपसे हम ज़्यादा जानकारियाँ आगे विस्तार से ज़रूर हासिल करेंगे कि अगर हमारे किसी किसान भाई का खेत जो है वो रासायनिक खेती के कारण जो है वो ख़राब हो चुका है तो क्या
ऐसी मिट्टी में या कैसे कह सकते हैं कि ऐसे क्षारीय मिट्टी के अंदर क्या प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जा सकती है? इसकी शुरुआत किस तरीके से करें, किस तरीके से जो है वो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका चयन कर सकते हैं प्राकृतिक खेती के दौरान, शुरुआती दौर में अगर कोई हमारे किसान करना चाहें? और जैसे आज का हमारा युवा है वो भी खेती की ओर काफ़ी अग्रसर हो रहे हैं, तो युवाओं के लिए इसके अंदर कितना बड़ा आगे जो उनका करियर है वो बन सकता है, ये तमाम जानकारियां आपसे ज़रूर हम हासिल करेंगे। पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। प्राकृतिक खेती मिट्टी के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। बता दें कि देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर करने से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। इनमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। अक्सर लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों अलग अलग बातें हैं। जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार तो होता है, लेकिन अधिकतम पैदावार के लिए अकेले जैविक खेती काफी नहीं होती। जबकि प्राकृतिक खेती में पहले साल से ही भरपूर पैदावार मिलती है और ज्यादा उपज के लिए रसायनों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। और जैसे कि अभी आपने हमारी प्राकृतिक खेती के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट देखी, आपको एक बार फिर से बता दें, अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं श्री अन्न की खेती के बारे में और साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के संबंध में। अगर दोनों विषयों के बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800113060 और 61। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी। तीनों में से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं और सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बाना और डॉक्टर कुंदन हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, दोनों विषयों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियाँ। डॉक्टर बाना, अब आइए आपसे एक बार फिर से जो है वो बातचीत करते हैं। जब हम बात करते हैं श्री अन्न की खेती के बारे में, तो अगर हमारे कोई किसान श्री अन्न की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआती स्तर पर कौन कौन से ऐसी फसलें हैं जिनका चयन करना चाहिए? और ख़ासतौर से जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा और हमारे कई किसान जानते हैं कि मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए, ये भी जानना हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके संबंध में क्या जानकारी देंगे? जी, अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन एक विराट रूप ले चुका है और ऐसे में आवश्यकता है कि ऐसी फसलों का और ऐसी किस्मों का चयन करें जो वर्तमान संदर्भ में ज़्यादा कम लागत में अधिक उत्पादन दें और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन देते रहें। तो उन्हीं फसलों में जो श्री अन्न वाली फसलें हैं वो ले सकते हैं और श्री अन्न वाली फसलों में नाम आता है ज्वार, बाजरा और रागी। ये 3 प्रमुख श्री अन्न हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी फसलें हैं जिनको बहुत कम क्षेत्रों में उगाया जाता है, जिनमें नाम आता है कांगनी, कोदो, कुटकी, सांवा और चेना। इसके अलावा भारत के बाहर भी कुछ ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ है, फोनिया है, ऐसी जो मिलेट्स हैं वो होती है। तो ये जो 8 मिलेट हैं वो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में लगाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भी काफ़ी सालों से लगाया जाता रहा है। तो यदि कोई किसान शुरू करना चाहता है तो जैसे कि हमारे गंगा सिंधु के मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बाजरा और ज्वार पहले भी होते रहे हैं और अभी भी आराम से किया जा सकता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उससे नीचे के जो क्षेत्र हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक, वहाँ तक बाजरा एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो गुजरात के क्षेत्र हैं और इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर ज्वार की फसल एक अच्छा विकल्प हो सकती है। कर्नाटक वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रागी
की फसल हो सकती है। हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो हमारी छोटी मिलेट्स जिनको हम बोलते हैं, कोदो, कुटकी, सांवा, चीना, रागी और कांगनी, ये अच्छी फसलें हो सकती है, तो इनको लगा सकते हैं। मृदा की कोई बहुत अधिक स्पेसिफिक आवश्यकताएं नहीं होती, काफ़ी बड़े जो कहते हैं वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स, उसमें इनको लगा सकते हैं। जो थोड़ी लवणीय या जो क्षारीय दशाएं होती है उनमें भी जो हमारी श्री अन्न है वो अच्छा उत्पादन दे सकते हैं, और हल्की अम्लीय मृदाएं हैं वहां पर भी इनको उगाया जा सकता है। तो जो नए किसान है, युवा हैं, उनसे तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि यदि आप श्री अन्न की खेती करने का सोच रहे हैं तो आप इससे ज़रूर जुड़ें और अच्छा मार्केटिंग करके और आप एक स्टार्टअप की तरह शुरू करके और खेती को एक फायदे का सौदा बना सकते हैं, और जिससे कि आप न केवल खेती में योगदान देंगे और अपने को आप आर्थिक रूप से मजबूत बना सकेंगे, परंतु जो देश है उसकी भी आप पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम जैसे देखें, कोई लगभग दुनिया भर में 44% ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन शैली से ग्रसित रोग आ रहे हैं, जैसे कि दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, मधुमेह है, ये एक बहुत विराट रूप ले चुकी है। इसके अलावा 13% लोग हैं दुनिया भर में जो मोटापे से ग्रसित हैं, 11% लोग हैं जो कम पोषक तत्व से, जो कुपोषण की समस्या से है, उससे जूझ रहे हैं। तो इनमें एक श्री अन्न वरदान सिद्ध हो सकता है और एक बहुत बड़ा स्कोप है, तो जिसमें आप आ सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जो है वो फोन लाइन पर मौजूद हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ, नमस्कार। नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हमें आपकी आवाज नहीं मिल रही है नंदस्वरूप जी। बस मैं जानना ये चाहता हूँ, जो हमारा मोटा अनाज है, जो श्री अन्न कहते हैं, तो हमें जो है ये मोटे अनाज की विघटीकरण कैसे करें, जिसमें हमारा जो है कुछ उथली जड़ वाला हो, कुछ जो है गहरी जड़ वाला हो, और कुछ की हाइट ऊंची हो, कुछ की हाइट छोटी हो, कुछ अनाज पहले पक जाए कुछ बाद में पके। ये मोटे अनाज में तो कौन कौन से अनाज हम समायोजित कर सकते हैं? और दूसरी जो प्राकृतिक खेती में जो हमें प्राकृतिक खेती के लिए हमें कौन कौन से सामग्री प्रयोग करने वाले की हमें तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल। तो पहले डॉक्टर कुंदन आपसे लेते हैं कि अगर प्राकृतिक खेती करनी हो तो शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए और कौन कौन सी सामग्रियां जो हैं वो उनका समावेश करना चाहिए? जहाँ तक हमें प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, शुरुआत की तो वहीं से हम करेंगे जब हम अपने जो केमिकल फ्री फार्मिंग को छोड़, केमिकल सहित जो कर रहे हैं, रासायनिक सहित जो खेती कर रहे हैं, तो उसको जैसे ही स्टॉप करेंगे हम प्राकृतिक खेती की ओर आ जाएंगे और उस पर लौटना, नेचुरल फार्मिंग की तरफ आना हम शुरू कर देंगे। और इसकी शुरुआत में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है, जैसे कि जैसे ही हम ये केमिकल सहित जो भी फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे उर्वरा शक्ति जो है, वो मिट्टी की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि जब हम धान लगाते हैं तो धान जो है सो एक न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप होता है, मतलब वो सॉइल से, मिट्टी से बहुत सारी न्यूट्रिएंट जो है वो लेती है। तो इसको रीगेन करने के लिए और उसमें न्यूट्रिएंट को फिक्स करने के लिए हमें लिग्यूमिनस क्रॉप लगाना चाहिए, जिससे कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन उसमें मिट्टी में हो जाएगी। तो जैसे ही हम वहाँ पे फिर रीगेन कर रहे हैं सॉइल को, तो उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे जो भी हम रबी में जो भी क्रॉप लगाएंगे तो हम स्लोली जो है उसको हम प्राकृतिक रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अचानक बिना न्यूट्रिएंट वहाँ पे दिए हुए हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे किसान को यील्ड कम होने के कारण नुकसान भी हो सकता है। तो प्राकृतिक खेती हम अचानक अपनी पूरी खेत को एक साथ बंद करके और जो भी रसायन के साथ खेती कर रहे थे, फर्टिलाइज़र, ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के साथ खेती कर रहे थे, सभी की सभी ये ज़मीन को एक साथ हमें कन्वर्ट नहीं करना चाहिए प्राकृतिक खेती के रूप में। उसका कुछ भाग पे हमें प्राकृतिक खेती करना चाहिए, जिससे कि हमें उसका लाभ भी पता चले और धीरे धीरे जो है सो हमारी खेत जो है वो प्राकृतिक खेती के रूप में वो सूटेबल भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर बाना, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके विषय से संबंधित भी उनका प्रश्न था। नंद स्वरूप जी ने जो प्रश्न पूछा उसका हालांकि कुछ तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया था। दूसरा, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जो गहरी जड़ों वाली फसलें हैं उनके साथ उथली जड़ों वाली, तो शायद ये अंतर फसलीकरण के बारे में भी बात करना चाह रहे थे। तो हाँ जी बिल्कुल, ये जो
श्री अन्न फसलें हैं उनके साथ आप दलहनी फसलों के साथ अंतर फसलीकरण करें, तो जो आपके फसल चक्र के जो सिद्धांत हैं वो पूरे होंगे और आप जो मिट्टी की जो अलग अलग जड़ों गहराई से पोषक तत्व ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और लागत भी उससे कम लगेगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं श्री अन्न की खेती और कैसे आप प्राकृतिक खेती की ओर भी अपना रुख जो है वो कर सकते हैं। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं टोल फ्री नंबर्स पर, या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं, या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर बाना और डॉक्टर कुंदन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम शामिल करते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो 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 राजेंद्र प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपने नागौर राजस्थान से हमें फोन किया, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैडम, हम जानना चाहते हैं सफेद वाली ज्वार होती है ना, इसकी खेती करना चाहते हैं हम नागौर जिले में। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर तो इसकी कौन सी वो अच्छी वैरायटी होगी और कौन से महीने में हम इसकी खेती करें? ठीक है, किस में जानना चाहते हैं और कौन से महीने में कर सकते हैं? नागौर राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें आपके बाजरा तो काफी बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है और बाजरा उस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छी फसल है, परंतु जो ज्वार की फसल है वो भी उन परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन दे सकती है और आप ज्वार की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ज्वार में दो प्रकार की किस्में होती है, कुछ संकुल किस्में होती है जिसमें आपको खुद का बीज अगले साल भी उपयोग कर सकते हैं, और कुछ हाइब्रिड्स हैं जैसे कि CSH हाइब्रिड्स की हम बात करें तो CSH 30 है, 31 है, CSH 35 है। इसके अलावा जो संकुल किस्में यदि आप नागौर क्षेत्र में उपयोग करना चाहें तो CSV 30 है, 35 है, CSV 19 है। तो ये किस्में हैं जो लगाई जा सकती है, परंतु जो आपके क्षेत्र के लिए सबसे संस्तुत श्री अन्न फसल है वो मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि वो बाजरे की फसल है। और बाजरे में आजकल अच्छी उत्पादन देने वाली, जो चारे और दाने का उत्पादन अच्छा देने वाली बहुत अच्छी संकुल किस्में भी है और जो हाइब्रिड्स हैं वो भी हैं, जैसे कि MPMH 17 एक किस्म है, MPMH 21 है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के लिए ही संस्तुत किस्में हैं और वो न केवल अच्छा दाने का उत्पादन देती है बल्कि चारा भी उनका गुणवत्तापूर्ण, सुपाच्य और अच्छा उत्पादक होता है। तो ये जो दो श्री अन्न हैं वो आप उस क्षेत्र में लगा सकते हैं और अच्छे से सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर राजेंद्र जी आपके प्रश्न का उत्तर डॉक्टर बाना ने दे दिया है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो तुरंत आप हमसे संपर्क करें, आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। डॉक्टर कुंदन, अब यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे कई किसान इस वक्त ये भी सोच रहे होंगे कि क्या जैविक खेती और प्राकृतिक खेती एक है या अलग अलग, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? क्या प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में किसी तरीके का कोई अंतर भी होता है? जी, यहाँ पे जैसे ही हम चर्चा कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है प्राकृतिक खेती, और जैसा कि मैडम आपने बताया कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस जो है, जब हम जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे
इस ईयर से यदि हम इस साल से शुरुआत करेंगे तो तीसरे साल के बाद हम उसको जैविक खेती के रूप में बोल सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती का ये है कि हम यदि इस साल से केमिकल फ्री और लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो हम उस खेती को प्राकृतिक खेती बोल सकते हैं। तो जैविक खेती में एक और भी चीज़ें ये होती है कि वहाँ पे हमें आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है कि हमारे जो भी खेती जहाँ पे भी हम खेती कर रहे हैं उसके बगल में कोई रसायन सहित खेती करते हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो रसायन के साथ में खेती करते रहेंगे हमारे किसान भाई हमारे खेत के बगल में, तो उसमें जब इरिगेशन होगा तो उससे इरिगेशन का जो परकोलेट करके हमारे जो खेत में आ जाएगा तो उसको हम जैविक खेती कंप्लीट रूप से बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका रेसिडुअल इफेक्ट हमारे खेत में आ जाएगा। लेकिन प्राकृतिक खेती में क्या होता है कि ये इंडिविजुअल बेस्ड है, हम अपने तरीके से उसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं और जो भी है इसका बहुत सारा कंपोनेंट भी है कि बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, भापसा एंड प्लांट प्रोटेक्शन। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। और हमारे किसान भाई को ये भी बताना चाहते हैं कि यदि इसकी जानकारी डिटेल में लेना हो तो आपके नज़दीक में यदि कोई एग्रीकल्चर कोई कृषि विश्वविद्यालय हो या फिर कृषि विज्ञान केंद्र हो तो वहाँ पे भी जाकर के आप इसकी विशेष जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर बाना, आप क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में, और आपके साथ हम बात कर रहे हैं श्री अन्न की खेती के बारे में, तो क्या बताना चाहेंगे कि आप प्राकृतिक तरीके से हम श्री अन्न की खेती कर सकते हैं? जी, श्री अन्न की जो सबसे खास बात है वो यही है कि इसको कम पोषक तत्व चाहिए, कम पानी चाहिए और जो सभी लागतें हैं वो कम लगती है और ये इसकी बढ़वार भी तेज़ी से होती है। तो जो खरपतवार वगैरह होते हैं वो भी शुरुआती अवस्था में ही होते हैं, उसके बाद ये फसल इतनी बढ़ जाती है कि पूरे ग्राउंड को कवर कर लेती है और खरपतवारों का प्रकोप भी कम होता है। तो प्राकृतिक खेती में अगर हम जाना चाहें तो श्री अन्न सबसे अच्छी फसलें हो सकती है। इसके अलावा भी फसलें हो सकती है, पर जो श्री अन्न है उसमें आसानी से प्राकृतिक खेती भी संभव है, क्योंकि उसमें आपको जो पोषक तत्व हैं उनकी भी कम आवश्यकता होती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में 40 से 60 किलोग्राम या 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम तक फास्फोरस, पोटास, इतनी ही पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि प्राकृतिक खेती में भी उसमें काफ़ी मात्रा में आपको जो बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत से दे सकते हैं, तो उसमें कुछ पूर्ति हो जाती है। तो जो उत्पादन कम होता है प्राकृतिक खेती में, कई बार ऐसा सुनने में आता है, तो वो ऐसा इसमें कम होने की संभावना है कि उतना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा खरपतवार भी आप प्राकृतिक तरीके से श्री अन्नों में नियंत्रित कर सकते हैं। ये कीटों से, रोगों से, इनमें भी रोधिता होती है, मजबूत होते हैं और प्रकृति में के साथ ये बढ़ी है हमेशा, तो ज़्यादा संघर्ष इनको करना नहीं पड़ेगा। तो प्राकृतिक रूप से आप खेती कर सकते हैं और निश्चित रूप से जो जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, इसका उपयोग करते हुए और मल्चिंग का उपयोग करते हुए यदि करते हैं तो आप जो श्री अन्न है उनको आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर डॉक्टर प्रमोद कुमार दीक्षित जी खुशीनगर उत्तर प्रदेश से मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो डॉक्टर प्रमोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। आपसे निवेदन करेंगे पहले अपनी टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। ये पत्ती का खाद, प्राकृतिक खेती में पत्ती का खाद का क्या तो है? अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं, आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है। प्राकृतिक खेती में पत्ती खाद का क्या महत्व है? मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये प्राकृतिक खेती में पत्ती की खाद का क्या महत्व है, ये पूछना चाह रहे हैं शायद। जी डॉक्टर कुंदन क्या बताएंगे? जी डॉक्टर कुंदन, प्राकृतिक खेती के संबंध में जैसा सवाल कि हमारे कॉलर हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती में पत्ती का क्या महत्व है, पत्ती की खाद का। पत्ती की खाद का। तो जैसा कि इसमें जैसे ही हम लोग जब बोलते हैं, जब कंपोस्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें पत्तियों से ही या जो भी है उस चीज़ का हम लोग बहुत ही उपयोग करते हैं। तो पत्ती से जो भी खाद बना होता है या जो भी कंपोस्ट बना होता है वो मिट्टी के टेक्सचर को वो बहुत ही इम्प्रूव करता है और उससे क्या होता है कि प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रो होता है। तो एक बेसिक बेनिफिट तो पत्ती के खाद का प्राकृतिक खेती में ये है, क्योंकि जब हम रसायन फ्री लाइक केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लांट ग्रोथ के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। तो पत्ती की खेती से वो सूटेबल इन्वायरमेंट को, पत्ती
के खाद से उस सुटेबल इन्वायरमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। जी, वहीं डॉक्टर कुंदन, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है कि जब हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, तो प्राकृतिक खेती के दौरान कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका हम चयन आसानी से हमारे किसान जो है कर सकते हैं? अगर वो अभी तक रासायनिक खेती कर रहे हैं और वो एकदम से आना चाहते हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका शुरुआती दौर में चयन किया जा सकता है? क्या बताएंगे इसके बारे में? और जैसे कि हम भी जानते हैं कि खेती जो है हमारे देश में वो बारिश के पानी पर ज़्यादा निर्भर रहती है, और अब तो जो हमारा भूजल स्तर है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसमें सिंचाई व्यवस्था से संबंधित क्या जानकारी देंगे? जैसे ही हम लोग ये प्राकृतिक खेती के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो रसायन से जब हम खेती करते हैं तो उससे क्या होता है कि भूगर्भ का जो जल स्तर होता है वो धीरे धीरे बहुत नीचे ही चला जा रहा है। तो हम उस तरह के क्रॉप को अडॉप्ट करें या उस तरह के क्रॉप से शुरुआत करें जहाँ पे इरिगेशन की बहुत कम ज़रूरत हो। तो जैसे सर ने भी पहले बताया कि श्री अन्न की खेती, मतलब श्री अन्न में भी जो क्रॉप आती है ज्वार बाजरा, इसकी खेती से यदि हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी, और ये खेती जो है सो सस्टेन भी करेगी, और किसानों को, हमारे किसान भाइयों को इस चीज़ का लाभ भी मिलेगा। क्योंकि आजकल हम लोग जितने भी हैं, चाहे वो किसान हो या नहीं हो, आजकल सभी लोग जो है सो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, और जितने भी आप देखते होंगे मार्केट में या बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में श्री अन्न का ग्रेन बहुत ही उपलब्ध रहता है। तो इससे किसान भाई को आर्थिक फ़ायदा भी पहुंचेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला बढ़ाएंगे आगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं श्री अन्न की खेती के बारे में, और साथ ही बात हो रही है प्राकृतिक खेती के संबंध में। दोनों विषयों के बारे में अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर आप हमें भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी के जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तीनों ही विकल्प जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। डॉक्टर बाना, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, हम सिंचाई के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो जो हमारे श्री अन्न है उनके अंदर कितनी पानी की जो है वो ज़रूरत होती है, क्या बताना चाहेंगे? जो श्री अन्न है वो सामान्यतः बारानी दशाओं में ही उगाए जाते हैं, परंतु जो फूल आने की अवस्था है और दाना बनने की अवस्था है वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सामान्यतः तो खरीफ के मौसम में लगाते हैं। जब मानसून होता है तो लगातार बरसात होती रहती है, परंतु यदि फूल बनते समय और दाना बनते समय इनमें नमी की कमी हो जाए तो उत्पादन पर विपरीत रूप से निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। और यदि सिंचाई कम उपलब्ध हो तो आप जो कम पानी में सिंचाई संभव हो, जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई है, आजकल फव्वारा सिंचाई विधि है, उनका उपयोग करते हुए सिंचाई करें। और जो कम पानी चाहने वाली किस्में हैं, अगर हम बात करें जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इनमें तो बहुत अच्छी उन्नत किस्में आ रही है जो कम पानी में तैयार हो जाती है। कोदो, सावा ऐसी फसलें हैं जिनमें ज़्यादा किस्में नहीं है, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा अनुसंधान कार्य हुआ नहीं है। परंतु जो भी उनकी किस्में है या जो प्राकृतिक रूप से जो किसान अपनी जो लैंड रेसेज भी उगा रहे हैं, तो उनमें भी कम पानी की ही आवश्यकता होती है। तो सिंचाई की बहुत बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बुआई के समय सही नमी होनी चाहिए और उसके बाद ज़्यादा सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई बहुत सूखा नहीं पड़ता है तो। ये पश्चिमी राजस्थान के सूखा वाले क्षेत्रों में यदि आप मल्चिंग जैसी कुछ जो मृदा नमी को उड़ने से बचा दें तो शायद ही सिंचाई की कभी आवश्यकता हो।
बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर बाना आपके लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रश्न भेजा है अरुण जी ने। वो ये कहते हैं कि कुटकी की खेती के संबंध में उन्हें जानकारी चाहिए, क्या बताएंगे? कुटकी की खेती की जहाँ तक बात है, ये बरसात के मौसम में ही होती है और जैसे ही आपकी मानसून की पहली बरसात हो जाए, यानी कि जून के अंत से जुलाई के मध्य तक इसकी बुआई करते हैं। और जो बीज की मात्रा है लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर लेना चाहिए आपको। और इसकी बहुत ज़्यादा इन जो किस्मों का अभी विकास नहीं हुआ है, तो जो भी आपको किस्म उपलब्ध हो जाती है या आपके क्षेत्र में अच्छी परफॉर्म कर रही है, उन किस्मों को आप उपयोग में लें और जो बीज है उसको उपचारित करके जरूर बुआई करें। और जो बीज बुआई है वो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो छोटी मिलेट्स है उनमें छिटकवा विधि से बुआई कर देते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। आपको कतारों में बुआई करनी है और कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। यदि अभी घनी बुआई कर भी दी है, ज़्यादा पौधे उग गए हैं, तो जो पहली निराई गुड़ाई करते हैं जब फसल 20-25 दिन के आसपास की हो जाए, तब उसमें पौधे एक्स्ट्रा पौधे निकाल दें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर करें। बिजाई करते समय ये ध्यान रखें कि बीज ज़्यादा गहरा नहीं जाए, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पे ही बीज को रखें ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। ज़्यादा गहराई से अंकुरण अच्छे से नहीं होता और ऊपर ही बीज गिरा देने से क्या है कि मिट्टी कई बार सूख जाती है, तो उसमें भी अंकुरण विपरीत रूप से प्रभावित होता है। इसके अलावा बहुत सारे अधिक कीट और रोगों का प्रकोप इन फसलों में नहीं होता है। यदि आप बीज उपचार करके बुआई करते हैं तो उस दशा में कीटों और रोगों का प्रकोप नहीं होता है और लगातार निगरानी करते रहें तो बहुत अधिक कोई रसायनों की आवश्यकता भी नहीं होती। जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है, 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और उतनी ही मात्रा में पोटास यदि उपयोग करते हैं तो आप इस फसल की आसानी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर कुंदन आपके लिए प्रश्न भेजा है राघव जी ने गाजियाबाद से, और वो ये कहते हैं कि मैं टेरेस फार्मिंग करता हूँ, तो क्या मैं प्राकृतिक खेती कर सकता हूँ? और मैं शहर में रहता हूँ, तो क्या अपने टेरेस पे भी लोग ये जो प्राकृतिक खेती है वो आसानी से कर सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे हम शहरों में देखते हैं टेरेस गार्डन्स हैं लोगों के पास, या जगह की कमी है तो उन्होंने बालकनी के अंदर अपने वर्टिकल गार्डनिंग किया हुआ है, या गमलों के अंदर कुछ अपने धनिया पुदीना ये सब, वो हरी मिर्च, ये तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो ये लगा लेते हैं। तो किस तरीके से प्राकृतिक खेती को शहर के लोग अपना सकते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? जी, ये हमारे शहर के लोग प्राकृतिक खेती को बहुत ही आसान तरीके से अपना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों की बात करते हैं, और यहाँ पे हम टेरेस फार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि शहर में जो भी हमारे उनको या तो जब खेती कर रहे हैं तो किसान कह ही सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आजकल हेल्थ के प्रति बहुत ही जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने टेरेस पे ही इस चीज़ को उगा करके और उसका उपयोग करें। तो सबसे पहले तो, क्योंकि जब हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पे मिट्टी को कम्प्लीटली रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन टेरेस पे यदि हम केमिकल के साथ कर रहे हैं तो वो बहुत ही छोटे से एरिया में करते हैं, तो यदि मिट्टी को हम रिप्लेस कर सकें तो सबसे अच्छा है। वो जैसे ही उसको रिप्लेस कर लेंगे और दूसरी मिट्टी से हम लोग वहाँ पे शुरुआत करेंगे टेरेस फार्मिंग में प्राकृतिक खेती की, तो बहुत ही आसान तरीके से, और हम ये कहें कि उसको हम ऑर्गेनिक खेती का रूप भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम टेरेस फार्मिंग में और शहर में खास करके प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। और उनके लिए जो मुश्किल चीज़ होगी वो काउडंग वगैरह लेना, तो आजकल शहरों में काउडंग मिलना भी बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो ग्रामीण इलाके से दूध लेकर के शहरों में आते हैं। यदि उनको ये बात बताएंगे तो वो काउडंग वगैरह लेकर के आएंगे, कैसे बीजामृत बनाया जाता है, कैसे जीवामृत बनाया जाता है, उसके बारे में भी या तो वो नियरेस्ट कृषि विश्वविद्यालय में जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं, या यदि वो दिल्ली के आसपास हैं तो IRI में आकर के जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे भी जाकर के वो जीवामृत, बीजामृत, जो कि ये प्राकृतिक खेती की 5 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, बापशा एंड प्लांट प्रोटेक्शन, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी वहाँ पे जाके वो ले सकते हैं और
टेरेस फार्मिंग में ही प्राकृतिक खेती का रूप दे सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर कुंदन एक प्रश्न और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास आया है, पूनम जी ने भेजा है मध्य प्रदेश से। वो ये पूछना चाहती हैं कि प्राकृतिक खेती करते समय पौधों की दिशा जो है वो किस तरफ होनी चाहिए, डायरेक्शन, ऐसा भी कुछ होता है प्राकृतिक खेती में? जी, प्राकृतिक खेती में एक्चुअली यदि वो पहाड़ी इलाके में है, नहीं ये मध्य प्रदेश से भेजा मध्य प्रदेश, अच्छा, क्योंकि हम जहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली दिशा के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन प्लेन एरिया में ये नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण की तरफ यदि हम करें तो उससे क्या होता है कि प्लांट की जड़ों पे हवा का नुकसान बहुत ही कम होता है। जी बिल्कुल। और लगातार व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमारे पास जो प्रश्न है वो आपके हमें मिल रहे हैं और अपने कार्यक्रम में भी हम इन्हें शामिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं प्राकृतिक खेती या फिर श्री अन्न की खेती के संबंध में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, और या फिर आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए यहाँ पर तरुण जी ने राजस्थान से हमें प्रश्न भेजा है। डॉक्टर बाना, ये आपके लिए है। बाजरा और ज्वार की उन्नत किस्म की बीज सरकारी संस्थान से क्या प्राप्त किए जा सकते हैं? जी, बाजरा और ज्वार के सरकारी संस्थानों से बीज आपके पास आपको उपलब्ध हो सकते हैं। राजस्थान में इनके नज़दीकी जो जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय है या जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान का जो बीज निगम है, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, या जो राष्ट्रीय बीज निगम है, वहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं। तो सरकारी संस्थानों पे बाजरा ज्वार के बीज बहुतायत में उपलब्ध हैं। और कृषि जो अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है, IRI में भी आप, पूसा संस्थान में भी आ सकते हैं, तो आपको जो सरकारी बीज है वो मिल जाएंगे। और यदि आपको बाजार से भी बीज खरीदना है तो उसका पक्का बिल जरूर लें, ताकि जिस किस्म का बीज खरीद रहे हैं वही आपको बीज मिले, आपके साथ कोई अनहोनी ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर बाना, यहाँ पर एक प्रश्न मेरा आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि अब हमारे किसान जो हैं वो आर्थिक रूप से भी मजबूत जो है वो होना चाहते हैं, तो क्या हम श्री अन्न की खेती के साथ कुछ और फसलें हैं उनका चयन भी कर सकते हैं? यानी कि क्या सह फसली खेती की जा सकती है श्री अन्न की खेती के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो मिल सके? हाँ, श्री अन्न वाली जो फसलें हैं उन पर विशेषकर बाजरा, ज्वार, रागी, इन पे काफ़ी अनुसंधान हुआ है अंतः फसलीकरण के साथ में। जो छोटी मिलेट्स है उनमें भी हुआ है, पर इन 3 फसलों में तो काफ़ी हुआ है। और अंतः फसलीकरण में क्या होता है कि जैसे कि अरहर है, वो बाजरे के साथ लगा सकते हैं या ज्वार के साथ लगा सकते हैं। मूंगफली की अंतः फसलीकरण कर सकते हैं, ग्वार की अंतः फसलीकरण कर सकते हैं, मूंग, लोबिया। तो ये ऐसे विकल्प हैं जिनका आप बाजरा, ज्वार, रागी या अन्य मिलेट्स है उनके साथ अंतः फसलीकरण कर सकते हैं। मध्य भारत में सोयाबीन भी एक ऐसी फसल है जिसके साथ सह फसली खेती होती है। उससे फ़ायदा ये है कि एक तो आपको एक्स्ट्रा जो फसल है वो मिल जाती है, एक तरह का एक इंश्योरेंस का काम होता है 2 फसल एक साथ लगाने से। दूसरा, आपकी भूमि की अलग अलग गहराइयों से आप पोषक तत्वों का अवशोषण, नमी का अवशोषण करते हैं, तो जो फसल है उसमें नमी की कमी भी कम होती है। और जो स्थान है उसको भी आप शुरुआती अवस्था से ही अंतः फसलीकरण में घेर लेते हैं, तो खरपतवारों का प्रकोप नहीं होता। जो खरपतवारों में लागत लगती है उसमें कमी आती है। दलहनी फसलें साथ में लगाने से नाइट्रोजन की मांग की भी पूर्ति हो जाती है, तो काफ़ी 25 से 30% तक उर्वरकों की भी आवश्यकता, विशेषकर नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता कम हो जाती है। तो इस तरह से जो लागत लगती है उसमें भी कमी आ गई, आपका उत्पादन बढ़िया हो गया। और जो दोनों फसलें हैं, सह फसलीकरण करने से दोनों का ही उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। कीटों, रोगों का, खरपतवारों का प्रकोप और उसमें जो लगने वाली लागत है रसायनों की, उससे मुक्ति मिलेगी, तो पर्यावरण में भी आपका एक संतुलन बना रहेगा। तो इस तरह से इसके अंतः फसलीकरण के लाभ ही लाभ हैं। और जो नए किसान शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो अंतः फसलीकरण के साथ जाएं तो ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। डॉक्टर कुंदन, क्योंकि आज हम आपसे जानकारी हासिल कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, यानी कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में, तो इसके बारे में अभी तक हमने कुछ फसलों के बारे में जाना, लेकिन हमारे कई किसान ऐसे भी हैं जो कि फूलों की खेती करते हैं, जो कि सब्जियों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं। तो क्या प्राकृतिक खेती में इस तरीके की बागवानी फसलें भी ली जा सकती हैं? जी हाँ, प्राकृतिक खेती में बागवानी फसलों की भी खेती की जा सकती है। और ये जो सीरियल्स बोलते हैं, जो भी ग्रेन फसल है,
जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, उससे आसानी तरीके से ही, उसे आसान तरीके से ही हम बागवानी की खेती में प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं श्री अन्न की खेती के बारे में और साथ ही ये भी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं प्राकृतिक खेती। अभी भी हमारे पास कार्यक्रम में समय है, अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स के जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी सीधे अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बाना आपके लिए प्रश्न आया है दरभंगा बिहार से शिवांग जी का। वो ये पूछते हैं कि रागी बोने का सही समय क्या है। जी, ये जो बिहार वाला क्षेत्र है उसमें रागी बोने का सही समय मानसून की पहली बरसात के साथ ही बारानी अवस्थाओं में ही इसको उगाया जाता है, जिसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो आपका जून के अंतिम सप्ताह से लेके मध्य जुलाई तक आप रागी की बिजाई कर सकते हैं। और जो रागी का बिजाई करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उच्च जो गुणवत्तापूर्ण बीज लें और जो उन्नत किस्में हैं उनका ही बीज उपयोग करें। और जो बीज की मात्रा है वो लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करते हुए आप इसकी कतारों में बिजाई करें, जिसमें कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर हो। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर कुंदन, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि प्राकृतिक खेती के संबंध में आपसे तमाम जानकारियाँ अब तक हम हासिल कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी ये जानकारियाँ काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। तो किस तरीके से जीवामृत बना सकते हैं हमारे किसान, इसके बारे में क्या बताएंगे? जैसा कि ये प्राकृतिक खेती की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो हम वहाँ पे ये सोचते हैं कि जो भी हमारे पास लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास घर में जो उपलब्ध है, हमारे आसपास जो उपलब्ध है, उसी से हम अपनी खेती की शुरुआत करें या उसी का हम अपने खेत में उपयोग करें। तो जैसा कि हमने ये पहले भी बताया कि बीजामृत, जीवामृत, ये सब चीज़ें जो है वो प्राकृतिक खेती के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। तो जीवामृत मीन्स जीव और अमृत, मतलब जो जब हम खेती करेंगे तो खेती की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ पे मिट्टी को या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम करते क्या है कि जीवामृत का उपयोग करते हैं। तो जीवामृत बनाते कैसे हैं, उसके लिए हम 200 लीटर, ये जो हम बोल रहे हैं ये 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं, 200 लीटर पानी, उसमें हम 10 किलो गोबर काऊ डंग, 10 किलो काऊ यूरिन, 2 केजी गुड़ जगरी, 2 केजी बेसन, ये इस चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको हम और इसमें एक और चीज़ ऐड करना होगा। ये हम हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब एक भरी हुई मुट्ठी में हम अच्छा जो मिट्टी है उसको लेकर के हम उसमें बाल्टी में या बकेट में उसमें हम डाल देते हैं और उसको डालने के बाद हम उसको घड़ी की सुई की दिशा में हम घुमाते हैं सुबह शाम, और इसको हम लोग 3 दिन तक रखते हैं। और इसमें क्या होता है कि उस चीज़ को जब हम घोल देंगे तो उसको या तो जूट के बोरे से कवर कर देंगे, क्योंकि उसका प्रॉपर एयरेशन, हवा का आना जाना, जो भी गैस, जो हानिकारक जो भी गैस होता है वो उससे बाहर निकलते रहेगा। और इसको हम छाया में रखेंगे और इस ढंग से इसको प्रॉपर फर्मेंटेशन के लिए हम लोग 3 दिन रखते हैं और 3 दिन के बाद इसको हम यूज कर सकते हैं।
और ये जो घोल जो बनेगा वो 1 एकड़ के लिए ये हम लोग बनाएंगे और इसका उपयोग भी हम लोग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला उपयोग हम लोग 15 से 20 दिन आफ्टर सोइंग और प्लांटिंग हम लोग करते हैं। दूसरा उपयोग हम लोग पहले उपयोग के बाद 20 से 21 दिन के बाद करते हैं। पहले उपयोग में हम लोग करते क्या है कि ये 100 लीटर में 5% इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 100 लीटर में 5% हमारा जीवामृत उसमें घोल देंगे और उसको हम लोग सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, उसको हम लोग स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम जीवामृत का उपयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर बाना आपके लिए 2 प्रश्न आए हैं। रामगंज मंडी कोटा राजस्थान से रामनिवास धाकड़ जी ने आपके लिए प्रश्न भेजा है। पहला ये है कि मैं सावा और कंगनी की खेती करना चाहता हूँ कोटा राजस्थान में, इसका बीज जो है वो कहाँ से उपलब्ध होगा, जानकारी दीजिए। दूसरा इनका प्रश्न है, क्या 4 या 5 फीट लंबी बाली वाली बाजरा उगाना लाभकारी रहेगा? जी, इनके जो कोटा में कोटा कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो जो ये जो छोटी मिलेट्स है उनकी जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ICAR का अल्मोड़ा में, तो वहाँ पर इस पे काफ़ी अनुसंधान हुआ है और बीज भी उपलब्ध है, तो वो ये वहाँ से भी ले सकते हैं। और आजकल तो चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 काफ़ी अच्छे से मनाया गया है, तो किसानों की काफ़ी मांग बढ़ रही है, तो काफ़ी बहुत सारे शहरों में इसका बीज मिल जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ICAR का संस्थान है अल्मोड़ा वाला, वहाँ से यदि आप बीज की व्यवस्था कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा। दूसरा जो 4-5 फीट के सिट्टे वाली बात है, तो ऐसा कोई सिट्टे की लंबाई इतना बहुत अधिक होता नहीं है। कोई लैंड रेस में कहीं पे बहुत ऐसा रेयर कहीं आया होगा तो वो बहुत पतला होता है जिसमें बीज उतना नहीं बनता। तो जो विकसित किस्में हैं उनके बीजों का ही आप उपयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कोटा वाला तो जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ और सिंचित क्षेत्र है, तो वहाँ पर आप जो भी किस्म लें तो वो लें जो ज़्यादा लाभदायक हों, और जो नवीन किस्में हैं, विकसित किस्में हैं, वो आप उपयोग करें बाजरे की। और जो हाइब्रिड्स या जो संकुल किस्में भी लेते हैं तो ICAR की या जो कृषि विश्वविद्यालयों से विकसित किस्में हैं, जैसे कि पूसा 1201 है जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के लिए संस्तुत है। इसके अलावा आप यदि आपके क्षेत्र के लिए लें तो राजस्थान के लिए MPMH 17 है, MPMH 21 है। संकुल किस्मों की बात करें तो पूसा 443 है। आजकल जो पोषक तत्व जो जिंक और आयरन है उससे संवर्धित किस्में हैं, जैसे कि HHP 299 है, धन शक्ति है। तो ये किस्में आप लगाएं और ज़्यादा लाभ इनसे मिलेगा और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आपको मिलेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आपका डॉक्टर बानो, आपका और डॉक्टर कुंदन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ जानकारियाँ साझा की कि किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और कैसे आप कर सकते हैं श्री अन्न की खेती। दोनों विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आया वो भी आपने हमसे पूछा और हमारी कोशिश पूरी ये रही कि आप तक समाधान पहुँचे। अब आइए आपको हमारे लाइव फोन कार्यक्रम का अगला विषय जो है वो बता दें। तो अगली बार अपने लाइव फोन कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं खरीफ में बीज की उपलब्धता के बारे में, और साथ ही बात होगी फसलों में खरपतवार नियंत्रण की। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप पहले से ही अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, या फिर दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर भी आप लिख सकते हैं जो कि है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर आप हमारे आज के कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से देख सकते हैं हेलो किसान का आज का कार्यक्रम। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।
किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और डीडी किसान इस प्यारे से चैनल को, हमारे अपने चैनल को 9 साल पूरे हो गए। बहुत बधाई हो पूरी टीम डीडी किसान। ऐसे ही 9 साल नहीं, 900 साल पूरे कीजिए। 900 करो पूरे साल, यही कहते से दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल।